गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज संस्कृत के शिक्षण विधेयक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने सभी की शिक्षण विषयों को अच्छे खासा पढ़ा होगा, अच्छे से इसको रीड करा होगा, समझा होगा। तो संस्कृत शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं खुद से, थोड़ा सा उसको डिले कर देते हैं, सीधे क्वेश्चंस करते हैं। तो इस थ्योरीज़ के माध्यम से बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। कम टाइम में आप इसको अच्छे से एक बार समझ सकते हैं, ताकि जब अब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है। क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है आपका एग्ज़ाम्स का, जो हमारा 31 जनवरी को होने वाला है। तो उस पर आप अपना थोड़ा सा बल दीजिए, जोर दीजिए, चिंतन मंथन कीजिए, तो बहुत ही हमारे लिए साबित सिद्ध होगी। क्योंकि अब तक हमें बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो दिक्कत होती है। जैसे आप कोई भी मीनार तैयार करें, तो अगर बेस मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा बिल्डिंग खड़ी करने में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा बेस देखिए कैसे उसका वो है, तभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमें ये कहाँ से आया, कैसे क्या आया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ विधियाँ हैं, संक्षेप में आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसको बात करेंगे, ज़्यादा आपको समय आपका हम वो नहीं लेंगे, आपका समय बहुत कीमती हम जानते हैं। संस्कृत शिक्षण की महत्ता प्राचीन काल से ही लेकर आज तक दिखाई देती है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। सबसे किसी भी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस भाषा के शिक्षण की विधियों का ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख 3 विधियाँ निम्न हैं। देखिए कैसे निम्न हैं, देख लेते हैं एक बार। संस्कृत की जो विधियाँ हैं वो 3 चीज़ पर डिपेंड करेंगी आपकी, प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। इन तीनों का जो एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस पर सारा खेल शुरू और सारा खेल खत्म होगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग, प्राचीन विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसको एक बार रीड कर लेते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। प्राचीन विधि क्या है इसकी? प्राचीन विधि उस समय की आश्रम पद्धति, समाज, परस्पर मौखिक ज्ञान, परिज्ञान आदि पर आधारित थी। अतीत काल में प्राचीन विधियाँ निम्न थीं: मौखिक विधि, पारायण विधि और संभाषण विधि। संभाषण को हम लोग वाद विवाद विधि भी कहते हैं। एक प्रश्नोत्तर विधि भी आपने पढ़ा होगा, भाषण विधि पढ़ा होगा, सूत्र विधि पढ़ा होगा, व्याख्या विधि पढ़ा होगा, कथनक विधि पढ़ा होगा और व्याकरण विधि पढ़ा होगा, कक्षा न्यायिक विधि पढ़ा होगा, अनुवादक विधि आपने पढ़ा होगा। अगर इनमें से आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको ये पढ़ना होगा। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आगे पीछे होता है, तो इसलिए आपको इन सब के बारे में जब आपको ध्यान होगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ हमारे लिए नया है, आपको थ्योरी से आपको याद रहेगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं पाठशाला विधि क्या है। तो पाठशाला विधि क्या है उसको देख लेते हैं। संस्कृत पठन पाठन की सबसे प्राचीन विधि ही पाठशाला विधि है। उस समय गुरु पाठशाला में शिष्य को अध्ययन अध्यापन कराते थे। 17वीं शताब्दी पर्यंत पाठशालाओं, आश्रमों, गुरुकुल और मठों, विद्यापीठों में यह शिक्षण विधि प्राचीनतम रही है। लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड मैकाले, देखिए यहाँ से नाम ध्यान रखना आपको, लॉर्ड मैकाले की शिक्षण विधि के पनपने के कारण इस विधि की अपेक्षा की जाने लगी। इस शिक्षा विधि के द्वारा शिक्षा के आरंभ के समय शुरू शिष्य के अपनयन संस्कार को पूर्ण करके शिक्षा को गायत्री मंत्र, देखिए ये जो मैं पॉइंट गोले कर रहा हूँ इसको ध्यान रखना, गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे। पाठशालाओं में अध्यापन हेतु गुरुओं को बुलाया जाता था। इसी समय से चतुर्वर्ग की अवधारणा प्रचलित हुई। ध्यान रखना, ये जो गोले हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाठशालाओं की देखभाल समाज करता था और ये पूर्णतः समाज पर ही निर्भर थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको, चाहे आप हिंदी शिक्षण विधि पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ें, चाहे आप जिससे बैठ के पढ़ लें, हम लोग CDP पढ़ लें या जिसका भी कर रहे हैं, तो उसके आपके मैथ से लेके सभी चीज़ का आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार उस समय के समाज को देखा और परखा जाए तो वह उच्चतम कोटि का समाज कहलाएगा। पाठशाला विधि के अंतर्गत ये विधियाँ भी परिलक्षित व दृष्टिकोण होती थी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग मौखिक विधि। देखिए मौखिक विधि की बात करते हैं, जरा पढ़ लेते हैं मौखिक विधि के बारे में। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मौखिक विधि क्या है इसकी? इस विधि के विधान के अनेक मत हैं। वैदिक विधान कहते हैं कि प्राचीन काल में मौखिक शिक्षण प्रमुख था। ठीक है, कौन सा था? प्राचीन काल में मौखिक शिक्षण, सबसे पहले जो शिक्षण था मौखिक शिक्षण। उस समय के आचार्य शिष्य को मौखिक विधि से कई ग्रंथों को कंठ से मतलब रटवा कर देते थे। ठीक है, ये जो शब्द है कंठ से आपको बहुत जगह मिलने वाला है, इसलिए ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे उपनिषद, वेद आदि, क्योंकि उस समय कंठस्थीकरण के लिए 3 साधन सहायक थे। कौन कौन से सहायक थे जरा देख लेते हैं। श्रवण, मनन और निध्यासन। ठीक है, प्राचीन काल में कंठस्थीकरण प्रक्रिया का क्रम देखिए, विद्या प्राप्ति के उचित समय के प्राप्त स्वरूप पर यह श्लोक दर्शनीय है। एक श्लोक के माध्यम से समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। पुस्तकतः तू या विद्या परमहंसगता धनम कार्यकाल समुपन्ने न सा विद्या सा तद्वनम। देखिए इसका अर्थ क्या है कि पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन कार्य एवं समय के आने पर ना वह विद्या विद्या होती है, ना ही वह धन धन होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको आप बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसको आप अपने से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परिण विधि। ये विधि भी कंठस्थीकरण पर ही बल देती है। नियम के आधार पर परिण करने वाले छात्र को परिणित कहा जाता है। कठिन पाठ और सरल पाठ के आधार पर पारायण होता है, इसलिए पाठ के अनुसार पारायण की संख्या निर्धारित होती है। देखिए पारायण विधि निर्धारण, अब ज़रा ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा? पच्चकादन्यम, पच्चवारम, पच्चरूपम। देखिए पच्चवारम हो गया 5 बार पाठ पढ़ना, पच्चवारम 5 बार शब्दों को पढ़ना, पच्चरूपम 5 बार पढ़ना। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि परीक्षा में पूछ लेते हैं इनके मीनिंग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसका हिंदी रूपांतरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पर आते हैं। उच्चारण के समय उच्चारण अशुद्धि के अनुसार छात्रों की परीक्षा इस विधि के माध्यम से होती है। देखिए कौन सी? एक अशुद्धि यदि छात्र करता है तो कहलाएगा एकाएक। ठीक है, और दशुद्धि पर छात्र कहलाएगा दैनिक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक अशुद्धि और 2 शुद्धि के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाद विवाद विधि। किसकी करते हैं? वाद विवाद विधि। ठीक है, जैसे हम डिबेट भी बोल देते हैं इंग्लिश में हम लोग। ये विधि कंठस्थीकरण के साथ साथ अबोधन मतलब ज्ञान परिज्ञान पर भी बल देती है। ये विधि दोनों व्यक्तियों के परस्पर संभाषण के आधार पर उस संभाषण के विजयी परिणाम पर निर्धारित होती है। इस विधि के कई उदाहरण हैं। यमा यमी संवाद, गार्गी मैत्रेय संवाद। देखिए ये ध्यान रखना, आपको संस्कृत की बात चल रही है यहाँ पे, तो संस्कृत की लैंग्वेज में आपको चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि की। देखिए क्या होता है प्रश्नोत्तर विधि, ध्यान रखना आपको कि वैदिक काल में शिक्षण पद्धति का प्रमुख अर्ध प्रश्नोत्तर प्रणाली विशेष थी। विद्वानों द्वारा ये भी अध्ययन किया गया कि उस समय प्रश्नोत्तर विधि इतनी सशक्त थी कि यदि शिक्षक छात्र की ओर संकेत भी कर देता था तो उत्तर तत्क्षण तो मतलब तत्काल ही उसे प्राप्त हो जाता था। जो उत्तर होता था उसको सडनली एकदम प्राप्त हो जाता था। इसलिए कहा जाता था जिज्ञासा अभावे ज्ञानम नास्ति। इसका जो अर्थ है वो है वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रश्न प्रणाली का महत्व स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब है भाषण विधि। देखिए भाषण विधि तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषण तो सभी लोग देते हैं अपना अपना। तो पढ़ लेते हैं भाषण विधि के बारे में कि कंठस्थ तत्वों में जो शब्द क्लिष्ट होते हैं उन शब्दों का स्पष्टीकरण शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अष्टाध्यायी जैसे व्याकरण ग्रंथ में प्रयुक्त भाषण शब्द का भाषण विधि का अभ्यास होता है। नेक्स्ट है आपका सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या है? नेक्स्ट हमारा सूत्र विधि। ये विधि दर्शन शिक्षण की और संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य आपको सभी को मालूम है कि घटे हुए
सूत्र का बहुत ज़्यादा हर जगह यूज होता है, ठीक है। हमारा घटे समुद्र पूर्णतम, देखिए इसको ध्यान से समझने को, ये विधि विस्तार को संक्षेप में करके पुनः विस्तार अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गागर में सागर। जैसे इस उक्ति की विधि का अलंकरण भूषण कही जाती है। देखिए इस विधि का विस्तार को संक्षेप में करके पुनः विस्तार अर्थ को प्रकट करती है, इस बात को ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है आपका व्याख्या विधि। शिक्षक प्रश्नोत्तर को शंका समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग करता है। इस विधि में 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए एक बार। पदच्छेद, पदोक्ति, संचय, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधानम, ठीक है। लास्ट में समाधानम भी होता है, हर चीज़ का ध्यान पता ही होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कक्षागत विधि। विषय में रुचि उत्पन्न के विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्राचीन काल में ही पाठ के बीच बीच में शिक्षण कथनक विधि का प्रयोग करते थे। पच्यतंत्र हितोपदेश जैसे कथावक उदाहरण रूप से छात्रों के मनीषीगत प्रकट करते थे। नेक्स्ट हमारा व्याकरण विधि। किसी भी भाषा का प्राण तत्व उस भाषा का व्याकरण है। व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहते हैं। व्याकरण की शिक्षा के बिना भाषा का ज्ञान अपूर्ण होता था। प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण का पठन पाठन विशेष रूप से होता है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि रक्षात वेदानम अध्ययन व्याकरणम। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कक्षा न्यायिक विधि। प्राचीन काल में प्रतिभाशाली छात्र शिक्षण कार्य में गुरु के सहायक होते थे। जब आचार्य अस्वस्थ होते थे तब छात्र गुरुकुल में कक्षा न्यायिक की बातों को मानकर स्वयं अध्ययन करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग है आज का माहौल, सभी को मालूम है आप लोग को। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्लीज़। नेक्स्ट आपका दे रखा है अनुवाद विधि। यहाँ से ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा पदक प्रदान की गई। शिक्षा पद्धति का निरंतर विकास हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा पाश्चात्य प्रणाली का आश्रय करके संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए एक नवीन विधि का आविष्कार किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस विधि का नाम भंडारकर विधि ऐसा प्रसिद्ध हुआ। इस भंडारकर विधि को आश्रित करके इन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा। इन पुस्तकों का नाम जरूर ध्यान रखना आप। कौन से हैं? मार्गोपदेशिका, परिवेशिका और संस्कृत मदरग्रंथ, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों के नाम ध्यान रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट आपका है नवीन विधि, जो अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, उसको पढ़ लेते हैं। नवीन विधियाँ का महत्व वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, ये नाम जरूर ध्यान रखना भाई, बार बार जो अंडरलाइन करा जा रहा है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद संस्कृत शिक्षण का प्रयोग नवीन पद्धति के सहायक है। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्यान विधि। व्याकरण विधि, व्याख्या विधि अलग है, व्याकरण विधि अलग है, हर्ववर्णी पंचवटी अलग है और मूल्यांकन विधि अलग है। तो इनको मैं बहुत शॉर्ट कर देता हूँ, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। पाठ्य पुस्तक विधि। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। भैया ये लाइन जरूर ध्यान रखना आपको, पाठ्य पुस्तक की बात चल रही है यहाँ पे। इनके समर्थक कौन थे? डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। जहाँ गोला करते भैया उनको ज़रा कान में, माइंड में, सब में फिट कर लें। कक्षा स्तर गुणांक का वर्गीकरण प्रमुख माना जाता है। एक कक्षा का वर्गीकरण वातावरण का आधार पर होता है। इस विधि के अंतर्गत आदर्श वाचन, अनुवाचन, पाठ प्रबंधन आदि को अंगीकृत करके मौन पाठन किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मौन पाठन किया जाता है। इस नाम को ध्यान रखना आपको। डॉक्टर वेस्ट महोदय थे कौन? पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक में पूछ लें, टिक लगा देना आके बीच के। प्रत्यक्ष विधि, ये विधि है क्या है? ये
अत्यंत ही सुगम विधि है, मतलब बहुत ही सिंपल विधि है, डायरेक्ट विधि से बोलते हैं। इस विधि को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे निर्वात विधि, मात्र विधि और सुगम विधि। ये नाम इसलिए बोले जा रहे हैं कि अगर परीक्षा में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये ना लगे कि ये तुमने कहीं पढ़ा नहीं था, तो इसलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने। विश्लेषणात्मक विधि के लिए, ये विधि संस्कृत शिक्षण में विशेषता व्याकरण कथा का पाठ के लिए उपयोगी है। ये विधि पूर्ण से अंश की ओर, ये बात याद आ गई, कुछ याद आ रही होगी आपको, पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र का अनुसरण करती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण कार्य के पूर्व में संपूर्ण पाठ के अंश को छात्रों के प्रति संबोधित करता है। इस क्रम में पुनः शिक्षण उस संपूर्ण अंश के किसी एक अंश से लेकर उस अंश की विश्लेषण करता है। ठीक है, बात समझिए। इस क्रम में फिर समझ लीजिए, इस क्रम में पुनः शिक्षक उस संपूर्ण अंश के किसी एक अंश को लेकर उस अंश की विशेषण, ठीक है, विशेषण मतलब क्या होगा, उसी की विशेषता एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ के लिए हम। ठीक है, जैसे विभिन्न पदों के विच्छेद को करके समाज विग्रह को करके शिक्षा विशेषण प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। बात को समझ में आ गई होगी आपके। अब नेक्स्ट रखा है आपका व्याख्या विधि। भैया किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ लीजिए इसको भी। प्राचीन काल में ये विधि व्यवहार में थी, इसलिए इस समय भी व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। कठिन पदों का, नए विचारों का अर्थ स्पष्टीकरण इस विधि में उपयोगी है। भैया जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बच्चों के आगे, तो बस एक्सप्लेन करना है, तो व्याख्या तो विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है आपका व्याकरण विधि। भैया ग्रामर का तो यूज़ हर जगह होता है। व्याकरण भाषा की आत्मा है। कौन? व्याकरण जो है वो भाषा की आत्मा है। भाई ये बात तो पता ही है आपको। वेदांगों में व्याकरण की वेदांता विद्वान है। व्याकरण वेद पुरुष का मुख है, ये बात ध्यान रखना। जो व्याकरण है वो क्या है? वेद पुरुष का मुख है। जो बार बार बात बताई जा रही है, ये एग्जाम्स में मिलेंगी आपको। इसलिए कहा भी जाता है कि मुख्य व्याकरणम स्पदम, अनेक विधियों द्वारा बालक धातु रूप और शब्द रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण विधि को बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी आ गई आपके लिए? हर्बर्टी पंचवर्तीय, मतलब हर्बर्टीय पंचवर्तीय विधि के बारे में जरूर पढ़नी है। इसके बारे में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय ने सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों द्वारा ये शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई। इस विधि में 5 स्टेप हैं, 5 सोपान है। पहले समझिए इसको। शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्य द्वारा, बार बार लाइन बोल रहा हूँ, उनके शिष्य द्वारा ये शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा, उनके स्टूडेंट्स द्वारा बात कर सकते हैं। तो उनको 5 स्टेप में करा गया है। ये 5 स्टेप पढ़ लीजिए, आपने पढ़े भी होंगे फिलहाल। पहले प्रस्तावना, विषय प्रसारणम, तुलना करना, सामान्यीकरण और लास्ट में क्या है? प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मूल्यांकन विधि। देखिए मूल्यांकन करना हर चीज़ का बहुत ही ज़रूरी है। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बात हमारी अधूरी रह जाएगी। ये हर्बर्ट पंचवर्ती के विकसित रूप है। इस विधि के द्वारा कक्षा के आधार पर क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यवहार में 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से 3 परिवर्तन होते हैं उनको देख लेते हैं, जो आप अच्छे से पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पे ही खेल शुरू, इन्हीं पे तेल खत्म होता है हमारा। आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल से। अभी हम साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद आपको कराने वाले हैं नवीनतम उपागम के बारे में, जहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपके परीक्षा तक मिलते रहें। आपने अब तक तैयारी की है, अच्छी बात है। यहाँ से आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जरूर मिलता रहेगा और बहुत स्पीड से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन कम शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इट अप, लगे रहिए। समय कम है, मौसम बहुत अच्छा है ऐसा पढ़ाई का, तो उस पर मौसम का पूरा आनंद लीजिए और साथ में पढ़ाई भी करते जाइए। ओके।